नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है, मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। इसकी अगर हम परिभाषा समझने की बात करें, इसकी भावनाओं को समझने की बात करें, तो ये बात शब्दशः नीतीश कुमार पर फिट बैठ रहा है। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से बिहार में कुर्सी को लेकर बवाल मचा हुआ है, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि वाकई मांझी का जो पूरा कैरेक्टर है, उन्होंने साफ कह दिया है, अता मांझी सटकली। तो अता मांझी सटकली का मतलब ही होता है भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं से एक प्रभाव है जो लगातार मांझी के पीछे है। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी हैं, लगातार अपनी बातों को आपके सामने रखते रहे। आज भी आपके सामने रूबरू होंगे मोहम्मद उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार में आज जो भी स्थिति बन पड़ी है, तो उसको लेकर एक घमासान सा मचा हुआ है। और नीतीश कुमार ने ये कोशिश की थी कि एक ऐसे आदमी को बैठाया जाए कुर्सी पर जिसे जब चाहूँ उठा लूँ, जब चाहूँ बिठा लूँ। लेकिन ये उनकी जो सोच है वो बिल्कुल विपरीत पड़ गई, उनकी चाल उल्टी पड़ गई है। और इस पूरे मसले पर लेकर जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता है केसी त्यागी, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो केसी त्यागी जी। जी बताइए। जी बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जो हड़कंप मचा हुआ है उसके बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह का माहौल है और क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं आपको। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीतन राम मांझी से चर्चा की कि पार्टी में सब ठीक नहीं चल रहा है। मांझी जी ने सुझाव दिया कि विधानमंडल दल की बैठक बुला लीजिए। उनके सुझाव पर बैठक बुलाई गई, उसमें वो स्वयं नहीं आए, बल्कि मीटिंग को इन्होंने गलत बताया। वहाँ पे 111 विधायक इस समय हैं जेडीयू के, उनमें से 98 विधायकों ने सर्वसम्मति से मांझी जी को हटा करके नीतीश कुमार जी को चुन लिया। 12 विधायक जो हैं सिर्फ मांझी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको उकसा करके एक तो हमारे खिलाफ निंदा अभियान चलाने में चली हुई है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। 130 विधायकों की हम 4 दिन पहले परेड करा चुके हैं, आज गवर्नर के सामने फिर परेड कराई है। गवर्नर को टाइम खींचने की कोई जरूरत नहीं है, पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक मान्यता है, उसके तहत अगर आपके पास बहुमत है तो संविधान कहता है कि गवर्नर को तुरंत नेता को बुलाना चाहिए। तो जब से जीतन राम मांझी दिल्ली में प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलकर के आए हैं, तब से उनकी भाषा और शैली बदल गई है। वो कहते हैं 12 पार्टी के नेता, 12 लोगों के नेता कहते हैं कि मैं 36 मिनिस्टर्स बनाऊंगा, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए खुला बाजार छोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी सारी जिंदगी इन चीजों का अटल अडवाणी जी के समय विरोध करती रही। अब इन सब चीजों को नए तरीके से वो परिभाषित कर रहे हैं, जिससे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है और संविधान का हनन हो रहा है। तो हमारा निवेदन ये है कि आप मांझी जी को कहिए कि 24 घंटे में या तो वो विश्वास का मत प्राप्त कर लें, या आप नीतीश कुमार से कहिए भी तुम्हारे पास नंबर है तो आप विश्वास का मत प्राप्त कर लिए। ये जो टाल मटोल है, ये संवैधानिक मान्यताओं का गला घोटने जैसा है। अगर परसों तक 48 घंटे तक अगर मांझी जी को या हमें बहुमत साबित करने का मौका नहीं दिया तो हम 130 लोगों के साथ फिर वहां पहुंचेंगे, मैं दिल्ली राष्ट्रपति के। केसी त्यागी जी, लेकिन जिस तरह से मांझी जी ने भाषा का प्रयोग किया है कि हम रबर स्टाम्प नहीं बनेंगे और नीतीश कुमार सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, तो इसको किस संदर्भ में लिया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद उनको नीतीश जी के बारे में इसी तरह से बोलना चाहिए था। ये स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिखी हुई है। अब मैं किसी दूसरे फोन पे जा रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, मैं अपनी बात कह चुका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उस्मान साहब, आपने सुना केसी त्यागी जी बहुत हड़बड़ी में हैं और जवाब देने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर लगातार प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जब इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने गॉडफादर के लिए, तब वाकई कार्यकर्ताओं में जिस तरह का क्या कहते हैं रिएक्शन जाता है, एक प्रतिसाद जाता है, उसको लेकर नहीं लग रहा है आपको कि मांझी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं आज की तारीख में? आशुतोष जी, मांझी भारी नहीं पड़ रहे हैं। मांझी जो अपना परिचय दे रहे हैं कि किस तरह की घटिया राजनीति वो कर रहे हैं, वो उसका परिचय दे रहे हैं। क्योंकि मांझी साहब ने पहले ही बहुत सारे ऐसे बयान दिए, विवादित बयान दिए, तो मांझी से कुछ ज़्यादा अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन वो नीतीश कुमार जी के अब समझ में आया होगा
कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मांझी को मुख्यमंत्री बना के कितनी बड़ी गलती और एक्सपोज भी कर दिया ना कि मैं रबर स्टंप नहीं बन सकता। तो वो अभी नीतीश कुमार जी के समझ में आया होगा। लेकिन ये पूरे मामले में अभी जिस आदमी ने अपना जो राजनीतिक कद छोटा किया है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, कि क्या मांझी जैसी व्यक्ति से उनको मिलना चाहिए था? बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखो वो अपना राजनीतिक कद बहुत छोटा कर रहे हैं कि मांझी जैसे व्यक्ति से मिल रहे हैं। कहाँ आप ओबामा से मिल रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ से नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की दुश्मनी जग जाहिर है मोदी से, वो चाहते हैं पटखनी दे दे और बहुत अच्छा मौका मिला है मांझी नहीं। लेकिन मोदी साहब को देखो अपने बलबूते पर अपनी लोकप्रियता हासिल करना है, न कि ये लोगों की अंदरूनी उठापटक से उसको क्या मिलने वाला है। आप लोकप्रियता बढ़ाओ, अपने कामों से बढ़ाओ ना। बिल्कुल, अगर मोदी जी को इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर उसको लोकप्रिय होना है आपको विकास का काम करो, बहुत सारे काम है, देश के प्रधानमंत्री है आप, और कहाँ बिहार की राजनीति में वो पढ़ के वो कीचड़ में हाथ डालने जैसा हो गया। और त्यागी जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रिप्ट लिखी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये पूरे मामले में घटनाक्रम में देखिए, जैसे केसी त्यागी जी ने कहा कि मोदी जी और अमित शाह से मिलने के बाद मांझी के तेवर बदल गए, उनकी भाषा बदल गई। जो कल तक जो नीतीश कुमार जी को नेता मानते थे, आज उनको उन्होंने चुनौती देने शुरू कर दी। वो तब जाके हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एश्योरेंस मिला होगा भारतीय जनता पार्टी को, अगर भाई आपको कोई डरने की बात नहीं, आपको कोई फिक्र करना नहीं, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत राजनीतिक उसका परिचय दे रही है। जाहिर सी बात है, जब मांझी जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं, जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि वाकई बयान के पीछे का सच क्या है। एक बार सुनते हैं जीतन राम मांझी को कि उन्होंने किस तरह कब क्या बोला। सवाल है कि वो निकाले हैं न निकाले हैं, उसका संवैधानिक पक्ष है, उस पक्ष को हम देखेंगे। अभी पत्र हमको नहीं मिला है, अगर पत्र मिल जाएगा तो उसके वैधानिक पक्ष के आधार पर हम लोग सोचेंगे कि अब हर बात नाजायज हो रही है। हर बात में किसी प्रकार से गरीबों को दबाने की बात सब दिन से चली है, तो यहाँ भी एक साजिश चल रही है, उस साजिश का शिकार हमको बनाया जा रहा है। लेकिन कानून है ना, अब सब तरह की बात है, कानून के आधार पर सारा काम होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपना चेहरा नहीं दिखलाना चाहता आपके डर से, चूंकि उनके नजदीक में बहुत महाबली लोग हैं। उनके नज़दीक में बहुत महाबली लोग हैं, ये साफ साफ कहा है मांझी ने नीतीश कुमार के संदर्भ में। तो आपको लगता है कि वाकई आज नीतीश कुमार के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो संवैधानिक रूप से गलत है या सही है? देखिए, अभी मांझी जी ने अभी खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो एक गरीब है, इसलिए वो उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। तो क्या मांझी जी को ये नहीं लगता कि वो उनको जब सीएम बनाया तो वही गरीब आदमी थे? ठीक है ना, तो तभी मांझी जी अभी वो दिन भूल रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल उनका आरोप गलत है नीतीश कुमार जी के, कि वो बड़े लोग हैं और उनके साथ लालू प्रसाद यादव और जो बड़े बड़े राजनेता कल तक सब कुछ वो सब मिलके, बिल्कुल कल तक ठीक था, सब सारी चीजें ठीक थी। लेकिन अभी ये उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये नीतीश कुमार जी सत्ता और पावर के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अभी वो जो जिस तरह के लोगों से वो हाथ मिलाने जा रहे हैं, उसे वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, और कि वो खुद सत्ता के कितने लालची है, कितने और जो डिसिप्लिन जिस तरह से तोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल। पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है, ऑफिशियली घोषणा हो गई है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं बहुमत साबित करूंगा और 20 तारीख को बताऊंगा कि मेरी शक्ति क्या है। तो नहीं, अभी ये सब राजनीतिक तोड़ जोड़, देखो बीजेपी उनको भले समर्थन दे, लेकिन ये आगे चलने वाली चीज नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं ये वो चाहते हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव हो। लेकिन अभी ये जो जिस तरह से बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, वो उससे उसका नुकसान होने वाला है। कुल मिला के नीतीश कुमार के खिलाफ एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार अपना तर्क अपने तरीके से देते हैं। सुनते हैं नीतीश कुमार को, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा। भाषण किस सरकार का भाषण होगा ये पहले तय होना चाहिए, तो उसके बाद हम लोगों को उम्मीद है कि इसके काफी पहले निर्णय वो ले लेंगे नई सरकार के गठन के। यह भी हम लोगों ने पूरे तौर पर बता दिया है, और डेलीगेशन में उस समय के एक मंत्री श्री विजय चौधरी जी ने पूरी बात बता दी है महामहिम को,
कि मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या हुआ, किस तरह से प्रस्ताव आया। मैं उस बात की चर्चा बाहर नहीं करना चाहता हूं। महामहिम को बता दिया है और उनको यह भी कह दिया है कि जो सरकार के अधिकारी मौजूद हैं बुलाकर उनसे पूछ लीजिए। और कैबिनेट सिस्टम में, कैबिनेट में हम लोगों का सबका तजुर्बा है, केंद्र के कैबिनेट में भी काम करने का और राज्य में कैबिनेट चलाने का तजुर्बा है। कभी भी निर्णय कॉन्सेंसस से लिया जाता है, हमेशा निर्णय। अगर किसी भी प्रस्ताव का विरोध होता है तो जब तक कॉन्सेंसस नहीं होता उस प्रस्ताव को वापस लिया जाता है या उसको आगे के लिए निर्णय के लिए टाला जाता है। यह होता ही नहीं है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में 2/3 से ज्यादा संख्या किसी प्रस्ताव से असहमत हो और उसको पारित मानकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा अधिसूचित किया जाए। ये अपने आप में पहला उदाहरण है और इसकी भी बात महामहिम को कह दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इसको भी देखूंगा। इसलिए नंबर 1, मंत्री विधानसभा के विघटन के लिए जो अधिकार तथा कथित अधिकार है उस अधिकार में कोई दम नहीं है। वह पूरे तौर पर मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो चलती है उसके परंपराओं के प्रतिकूल है। नंबर 1, उसके अनुरूप नहीं है। और नंबर 2, सरकार बनाने के लिए जो दावा किया गया है और इस बीच में पहले से जो है उनको कोई वक्त देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है। और इस बीच में कोई मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है तो ये पूरे तौर पर असंवैधानिक है और ये खुल्लम खुल्ला हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देगा। और खास करके तब जबकि प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद लौटे हैं तो यह इंप्रेशन जा रहा है कि मानो हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस प्राप्त करके आए हैं और उसका उपयोग करेंगे। तो अता मांझी सटकली का मतलब होता है कि ऐसा माहौल बिहार में कर दिया गया है। खासकर जब से नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके वो बिहार लौटे हैं तब नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसे असंवैधानिक करार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस्मान साहब, आपसे अगर जानना चाहूँ कि अभी पूरी जो स्थिति है उसमें आपको लगता नहीं कि घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो रही है? बिल्कुल। अभी इसमें देखो, मांझी साहब के साथ केवल 12 विधायक है। 12 विधायक के साथ वो खुद समझते हैं कि उसको बहुमत का मत प्राप्त नहीं होगा और सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उन्होंने जैसे ही मोदी साहब से बातचीत की, मोदी साहब ने एश्योरेंस दिया होगा कि आप गवर्नमेंट बनाइए, सरकार हम आपको समर्थन देंगे, तो ये बहुत बुरी बात है। और ये मैंडेट किसी भी तरह से यानी इनके साथ नहीं है। और इसका जो मैसेज है, अगले इलेक्शन जो चुनाव अभी बिहार में आने वाले हैं तो इसके दुष्परिणाम उस चुनाव में बीजेपी के ऊपर पड़ेगा कि लोगों का भरोसा हट जाएगा। और अभी बीजेपी देखो कितनी निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। खास करके मोदी साहब को इस स्तर पे नहीं उतरना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसकी राजनीति को वो असर पहुंचाएगी ये घटना। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से यू टर्न मारने की कोशिश की है, एक बार तो आप नाराज हो जाते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, अपने आदमी को बैठाते हैं, बाद में वही आदमी आपके साथ दगा करता है। नीतीश कुमार जी ने उसमें कोई गलत नहीं की। नीतीश कुमार जी ने अपने बहुत ही एक ईमानदारी का तभी परिचय दिया था कि भाई उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारी थी कि भाई ठीक है, देखो बिहार में अगर इनका जेडीयू का सफाया हुआ और भारी बहुमत बीजेपी को मिला तो कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। और वो आदमी ने इमीडिएटली रेजिग्नेशन दिया, त्याग पत्र दिया और मांझी साहब को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। जिसके खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, जिसके खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आपकी सरकार बनी। हम बात कर रहे हैं लालू यादव की, लेकिन बाद में उस स्थिति को आपने पूरी तरह से भुला दिया। बाद में खुद लालू यादव को अपने साथ जोड़ दिया। नहीं, वो बहुत जरूरी था। देखो विचारधारा का फिर यह मामला है। जनता को लग रहा है कि नीतीश भी अवसरवादी हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नीतीश कुमार जी अवसरवादी नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आने के बाद, मोदी साहब सत्ता में आने के बाद जो जिस तरह का जो माहौल बनना शुरू हुआ कि जिस तरह यानी लोगों में फूट डालना, यानी मामूली विभिन्न धर्म के समुदायों के बीच में फूट डालना, ये सब शुरू हुआ। तो तभी ये लोगों को एहसास हुआ कि अभी कहीं ना कहीं जो सेक्युलर पार्टियां हैं उसको एक होना जरूरी है। अगर वो सेक्युलर पार्टियां अगर एक नहीं होगी तो वो ये भारतीय गला जो लोकतंत्र है वो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रहेगा और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयत्न होगा और देश में बहुत सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी, राजनीति शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। उस्मान साहब, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा जुड़ चुके हैं। संजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी बिल्कुल। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने देखा कि नीतीश कुमार का जो रोल रहा बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया किसी कारणवश, और अपने खास आदमी को जिसको बहुत ज़्यादा भरोसेमंद समझते थे, वही आदमी आज मांझी की शक्ल में उनको टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार के लिए आज का दिन काफी एक आकर्षण का एक प्रकार से केंद्र रहा। राजभवन, वो जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के विधायक दल के नेता सदानंद सिंह, तमाम लोग राजभवन जाकर सरकार बनाने का अपना उन्होंने दावा पेश किया। उन्होंने जनता दल और खास करके इस एक समर्थन पत्र, उन्होंने 130 विधायकों की जो सूची थी उसका एक समर्थन पत्र उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल को सौंपा है। लेकिन इसी बीच खबर एक और निकलकर सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री जीतन मांझी वह करीब 3 बजे एक बार फिर राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने कुछ समय मांगा है, और उन्होंने भी एक अलग विश्वास जताया है अमरिंदर कि वो सरकार बनाने में सक्षम है, उनके पास पूर्ण बहुमत है। अब ये देखने वाली बात है कि जो उहापोह मची है इसमें से क्या कुछ वास्तविकता आखिर नीतीश कुमार की ताजपोशी होती है या जीतन राम मांझी कामयाब होते हैं। लेकिन ये एक प्रकार की नूरा कुश्ती जो है वो पहली बार बिहार के राजनीतिक जीवन काल में देखने को मिला है। लेकिन अगर मांझी के कॉन्फिडेंस की बात करें संजय, तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से दलित नेताओं का समर्थन मिल रहा है, सीपी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाके उनको बधाई देते हैं, बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, मोदी साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि वाकई अभी नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं जीतन राम मांझी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुद जो लालू प्रसाद यादव आज 24 विधायक लेकर जो समर्थन देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार को, तो कहीं ना कहीं उनके भी जो साले साहब है वो पूरी तरीके से समर्थन जीतन राम मांझी को दिए हुए हैं। वही जीतन राम एयरपोर्ट पर जाकर उन्होंने अगवानी की मांझी साहब की। बिल्कुल, और जितने भी विधायक की बात करें, एक ताज्जुब की बात है अमरिंदर की, नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है कि उनके पास 130 विधायकों की सूची है। अब इसमें कितने उनकी तरफ वोट करते हैं, क्योंकि राज्यपाल से मांग की है जीतन मांझी ने कि जो भी वोटिंग होगी वो उसकी गोपनीयता रखी जाएगी ताकि किसी तरह का कोई विवाद न हो। चूंकि ये एक प्रकार की जो राजनीति देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में नीतीश कुमार का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग जो है इसकी भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अपने आप में जीतन मांझी का त्याग पत्र न देना, जबकि विधायक दल का नेता यदि बदल दिया जाता है तो मुख्यमंत्री का ये फर्ज बनता है कि वह इस्तीफा दे दे। लेकिन जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देना मुनासिब नहीं समझा। इसका अर्थ सीधे ये निकलता है कि उनके पास पूरी ताकत है। अब इस ताकत के पीछे कौन है? देखिए, उनको एहसास हुआ संजय, उनको एहसास हुआ कि मुझे रबर स्टैंप की तरह यूज किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, और इसके लिए तो उन्होंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है, हमारे पास ऑलरेडी कुर्सी है, तो कुर्सी अगर छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। देखिए, जीतन राम मांझी जो इतनी ताकत बनाए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल 20 नीतीश समर्थकों के त्याग पत्र देने के बाद जो अन्य विधायक हैं, अन्य मंत्री हैं, वो अभी किस तरफ उनका रुझान होगा, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंकड़ा है उस आंकड़े को लेने के बाद कितने का आंकड़ा पार करता है जीतन राम मांझी का, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन इतना तय है कि जीतन राम मांझी ने जो बहादुरी दिखाई है वो कतई पीछे हटने को तैयार नहीं हुए हैं। उन्हें पार्टी ने निष्कासित किया है, लेकिन उनका ये कहना है किसी प्रकार का कोई अब तक उनके पास कोई पत्र पार्टी की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में वहाँ की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। अवनिंद्र, संजय एक आप लाइन पे बने रहे, एक सवाल पूछूंगा संजय जी। अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो ये इस घटनाक्रम का क्या उस चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सीधी सी बात है, वहां पर सबसे बड़ी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और मोदी का जो मोदी फैक्टर जो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाने के लिए बेकरार है। तो अब चुनाव जो आना है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी वर्तमान में नीतीश कुमार क्या कामयाब हो पाते हैं वहां पर उस सत्ता को हासिल कर पाने में, ये सबसे अहम कड़ी है। उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जो बिहार में आगामी चुनाव होने हैं उस पर इसका कितना असर पड़ेगा।
बिल्कुल। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से लालू का दामन थामा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वापस जंगल राज की स्थापना करने की कोशिश में वो बढ़ गए हैं। और दूसरी तरफ मांझी ने भी साफ साफ ठान लिया है, तय कर लिया संजय कि आने वाले दिनों में चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी का भी समर्थन लेना पड़े वो लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो लड़ाई है और भी ज़्यादा प्रबल हो सकती है और भी ज़्यादा इसमें अलग अलग इजाफा हो सकता है तरीकों को लेकर हम बात करें तो? देखिए अवनिंद्र, ये पार्ट एंड पार्सल कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कवायद जो है, आपने राष्ट्रीय जनता परिवार के बारे में सुना होगा कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक दूसरे की धुर विरोधी रही हैं, वो इस समय एकजुट होकर सामने दिखाई दे रही हैं, और बात तो रिश्तेदारी तक पहुंच गई है। और तो संजय ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एंड पार्टी को एक झटका देने के लिए मोदी को एक मोहरा चाहिए था, और घर का भेदी लंका ढाई जिस तरह से होता है, कहावत जब साथ होती है, तो मांझी से अच्छा कोई मोहरा नहीं मिलेगा उनको। देखिए, नीतीश कुमार एक मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो ऐसे में नीतीश कुमार को भी वहां पर मात देना एक कड़ी चुनौती है जितन राम मांझी के लिए। लेकिन जितन राम मांझी के पीछे की जो कड़ी है, अहम है, जो अब तक सामने नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी थी जितन राम मांझी ने, और वही जितन राम मांझी 2 बार गवर्नर के पास जाते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मजबूती कितना उनकी तरफ है। और वह तथाकथित लोग उनके साथ भी हैं, जितन राम मांझी के साथ जिस तरह के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। अवनिंद्र, बिल्कुल, आप बने रहिए संजय हमारे साथ। उस्मान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बिहार के राज्यपाल साहब की बात करें तो वो केशरीनाथ त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, लेकिन राज्यपाल का जो पद होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ना चाह रही है मांझी को लेकर, आपको लगता है कि असमंजस की स्थिति हो गई होगी राज्यपाल साहब के साथ? देखिए, इसमें राज्यपाल का जो पद है, गवर्नर का पद है, वो काफी एक गरिमामय होता है और उनको अपने एक संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। वो कहीं किसी पार्टी के लिए पक्षपात नहीं कर सकते। लेकिन आजकल वो चीज़ थोड़ी गौण हो चुकी है, नहीं उसको वो सारी चीज़ें बाजू पे रह जाती है, कहीं ना कहीं एक भूमिका वो बन जाती है राज्यपाल की भी। लेकिन अभी महत्वपूर्ण ये है कि मांझी के साथ सिर्फ 12 विधायक है और उसको बाहर से समर्थन अभी भारतीय जनता पार्टी देगी, तो ये शक के दायरे में पूरी पार्टी आ जाती है। और नीतीश कुमार के साथ 98 सांसद अपनी पार्टी के और बाकी 32 सांसद दूसरी पार्टी के, 100 माफ कीजिएगा विधायक, तो 130 विधायक लेकर वो ये दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। तो बेशक इसमें राज्यपाल जो की भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं वो लगेगा, क्योंकि वो किस तरह का स्टैंड ले वो उनको वो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि इस तरह की जो राजनीतिक घटनाएं होती है वो राज्यपाल जैसे पद को यानी उसको मुसीबत में डाल देती है या पसोपेश में डाल देती है, और कैसे मतलब एक उसको निर्णय संविधान के दायरे में लेकर करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ ऊपरी दबाव, राजनीतिक दबाव, पार्टी के दबाव, तो वो निर्णय कैसे ले पाएंगे या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। संजय, आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि अगर हम नेताओं की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो जनता का भी अहम रोल होता है उसमें। आम आदमी जो है, बिहार की जो जनता है, उसको किस तरह से समझाया जाए कि वाकई आप किसके साथ चलें और क्या समझें? देखिए, जनता की जहाँ तक बात है, तो अब तक के इतिहास में आपने देखा होगा अवनिंद्र कि पूर्ण बहुमत की सरकार का न बन पाना, तो ऐसे में जनता का भी एक दायित्व जो बनता है वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान की जो प्रणाली चल रही है, राजनीतिक प्रणाली देखने को मिल रही है बिहार की, उसमें जो भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार, जो उनको साथ दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेता जिनकी टूटी बोला करती है राजनीतिक जीवन काल में, ऐसे लोग धुरंधर एक हो चुके हैं। सिर्फ टारगेट भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं से एक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है जितन राम मांझी की। जितन राम मांझी स्वयं ये जानते हैं। दोपहर के बीच एक खबर आई थी अमरिंद्र, खुद जितन राम मांझी के तरफ से सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही थी कि जितन राम मांझी का ये कहना था कि नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री बनना है वह बने, लेकिन सशर्त बने यदि उप मुख्यमंत्री का पद जितन राम मांझी को दिया जाता है। लेकिन इसी बीच पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जितन राम मांझी का ये कहना है कोई आधिकारिक पत्र उन्हें नहीं मिला है। तो इन पूरी चीजों के बीच में एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार
को यदि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनने देती है और यदि जीतन राम मांझी वहां पर अपनी मुख्यमंत्री का पद बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन आप मान लीजिए कि आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए फलदायी दिन कहा जा सकता है। बिल्कुल संजय, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर सी बात है हर कोई यही चाहता है, अगर राजनीति में एक बार उसको नशा लग जाता है उस्मान भाई, तो उसको लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए कॉपीराइट उसका बन गया है। और जिस तरह से बिहार में एक बहुत ही गंभीर बात की चर्चा शुरू कर दी है जीतन राम मांझी ने, उस पर भी आने वाले दिनों में गौर करना चाहिए बहुत ही गंभीरता से। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें लोग खुलकर नहीं कर पाते थे, खासकर दलित समाज के लोग, इसलिए उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उनको साइड डाउन कर दिया जाता था। लेकिन मैं हर चुनौती का सामना करूंगा और सबको एक्सपोज करके रख दूंगा। तो आपको नहीं लगता कि बहुत दबी हुई जो एक कुंठा थी उनके अंदर वो भी निकल के सामने आ रही है? नहीं, वो कार्ड अभी वो शायद खेल रहे हैं क्योंकि उनको मौका पूरा दिया पार्टी ने जब, और पार्टी ने उसको सम्मान के साथ सीएम बनाया, तो जो पार्टी को पूरा भरोसा था तभी तो सीएम बनाया उनको। तो अभी भी उनकी पार्टी पर से आस्था क्यों उठ गई जब वही नीतीश कुमार है कि जिनको आप पे पूरा भरोसा था और आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, तो आप भी उस पर भरोसा रखो ना। ये भरोसा टूटने का ही सवाल है, क्योंकि आज भरोसा टूट गया है, इसलिए यकीन जो है उनका हट गया है। लेकिन अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ घमासान मचा हुआ है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। और निश्चित रूप से हम ये कोशिश करेंगे कि बिहार की जो भी घटनाएं हैं हम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। लेकिन अभी अगर हम जो भी तस्वीर देख रहे हैं बिहार में, ऐसे में सिर्फ एक ही सवाल सामने आ रहा है, बार बार आ रहा है कि कल तक मैं आप पर भरोसा करता था, लेकिन फिलहाल मुझे कुर्सी से प्रेम हो गया है और मेरे सामने कहीं ना कहीं से कई ऑप्शन हैं समर्थन के रूप में। इसलिए नीतीश कुमार के सामने मैं यही कहूँगा कि अत्ता मांझी सटक ली, यानी मांझी साहब की सटक गई है और नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं से सोच जो है वो अटक गई है। लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की जनता को निश्चित रूप से कोई ना कोई विकल्प मिलेगा और उस विकल्प का जो पटाक्षेप होगा वो करेंगे केशरीनाथ त्रिपाठी। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सुनो, गाड़ी की चाबी